सदा न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं वॉशिंगटन से आपको मेजबान खबर अब्बास जाफरी। हम अपने सुनने वालों को और देखने वालों को ये बताते चले कि हमने गुज़िश्ता रोज भी एक प्रोग्राम किया था अमेरिका की नई इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से, जिसमें हमारे साथ मुमताज वकील सलीम रिजवी साहब थे, जिन्होंने उस पॉलिसी के बारे में इजहार ख्याल किया था। इस वक्त हमारे साथ तो मौजूद हैं जनाब तारड़ साहब, जो कि न सिर्फ ये कि मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प के ग्रुप लीडर हैं, बल्कि रिपब्लिकन एनालिस्ट भी हैं। हम साजिद तारड़ साहब से ये पूछेंगे कि क्या अमेरिका की नई इमिग्रेशन पॉलिसी अमेरिका में जो ज़हीन लोग आते हैं उनकी आमद को मुतासर करेगी, क्या इससे अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा, और क्या ये उन लोगों पर जुल्म नहीं होगा जो हुकूक इंसानी के तहत अपने मुल्क में मजालिम से भागकर अमेरिका आते हैं और यहाँ पनाह लेते हैं। जी साजिद तारड़ साहब, क्या फरमाएंगे आप? थैंक यू जाफर भाई। एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, माशाल्लाह। मैं बहुत अरसे से आपका फैन हूँ जाफरी साहब। यू आर अ लेजेंड इन जर्नलिज्म वर्ल्ड। दूसरा, मैं इस पे अर्ज ये करना चाहूंगा, जाफरी साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब का कैंप जो है, दे आर नॉट एंटी इमिग्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद एक इमिग्रेंट के ग्रैंड चाइल्ड हैं, लेकिन बार बार वो इस चीज का इजहार कर चुके हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि यहाँ जो स्टूडेंट आएंगे हम उनको ग्रीन कार्ड देंगे, ग्रेजुएट होंगे तो। और उसके बाद आपने देखा होगा कि ये जो फ्लड ऑफ इमिग्रेशन इलीगल आ रहा है, उनका उनका ज़हीन अफराद के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ज़हीन अफराद जहाजों पर बैठ के आते हैं, क्रिमिनल लोग क्राइम कमिट करके भाग कर यहां आते हैं। दूसरी बात ये करना चाहूंगा कि जो पॉलिटिकल असाइलम का प्रोसेस चेंज किया गया है उसको बंद नहीं किया जाएगा। जिस तरह मैं मिसाल देना चाहूंगा कि पहले भी डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर भी ये कहा गया था कि जो पॉलिटिकल असाइलम वाले लोग हैं वो मैक्सिको में ठहरेंगे, जब उनका केस अप्रूव होगा तो आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप को ये पता है कि पॉलिटिकल असाइलम प्रोसेस को अब्यूज किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा इस पे मजीद आना चाहूंगा कि पिछले 12 साल में क्या हुआ। 8 साल ओबामा साहब के, 4 साल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसको भी मैं यही कहूंगा कि वो ओबामा पीरियड की एक्सटेंशन थे। उनका इरादा ये था कि इन लोगों को, 12 मिलियन लोगों को लाके, तो इनको स्विंग स्टेट्स के अंदर एडजस्ट किया जाए और फिर अल्टीमेटली दे विल बी ए डेमोक्रेट वोटर्स। तो जो उनके इरादे ये थे टू मेक दिस कंट्री अ वन पार्टी रूल, उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इस वक्त रेजिस्ट कर रहे हैं। और दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये जो सिचुएशन है यूनिक नहीं है। हालांकि आज पाकिस्तान भी अफगानियों को वहां से निकाल रहा है अपनी जानो माल को बचाने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का फंडामेंटल जो इशू है, मेकिंग दिस कंट्री सेफ अगेन, ग्रेट जी, अगेन। और दूसरा, अच्छा, मैं लेकिन ये तारड़ साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक प्रोपोर्शन है या बैलेंस है, वो चूंकि बिगड़ने वाला था और ये ख्याल था कि आइंदा चंद बरसों में जो वाइट पॉपुलेशन है उसका रेशियो कम हो जाएगा और नॉन वाइट पॉपुलेशन का रेशियो बढ़ जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस इल्जाम के बारे में आप क्या कहेंगे बहैसियत एक रिपब्लिकन एनालिस्ट के? उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो मैं आपके सामने बैठा हूं कि मैं खुद व्हाइट अमेरिकन नहीं हूं। दूसरा, उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा कि हिस्पैनिक अमेरिकन की एक मेजॉरिटी ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट दिया है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात उसमें यह है कि डेमोक्रेट पार्टी ने क्या नहीं किया 12 साल, किस तरीके से वेपनाइज करके उन्होंने हर अमेरिका की गवर्नमेंट के हर टूल को वेपनाइज करके किस तरीके से उन्होंने इस अमेरिका की शक्ल तब्दील कर दी। मरवाना लीगलाइज करके पूरी अमेरिका के अंदर हर एयरपोर्ट हब के बाहर जहाज गिरते फिर रहे हैं इस वक्त। अगर देखा जाए, डीईआई के अंडर आके उन्होंने अमेरिका की आर्मी को तबाह किया, उन्होंने मोराल खत्म कर दिया। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो मेरिट क्या था 12 साल में? आपका स्किन कलर और आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस जो थी, दैट वाज द मेरिट। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी ये बड़े जरूर इस बात पे यकीन रखते हैं कि 2 दफा कातलाना हमले के बाद खुदा ने उनको बचाया है अमेरिका को बचाने के लिए। तो मैं ये बिल्कुल इस पे एग्री करूंगा कि 12 साल बड़ी सख्त मेहनत की गई है इस अमेरिका को आज की हालत पे लाने के लिए।
اور 12 मिलियन लोग, जाफरी साहब कम नहीं होते, 35,000 से ज्यादा तो चाइनीज आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफा कह चुके हैं कि क्या चाइना अमेरिका में अपनी आर्मी बिल्ड करना चाह रहा है। तो दर हकीकत जानो माल की हिफाजत करने के लिए ये इकदाम जरूरी है। वेनेजुएला के गैंग जो है और जो दूसरे सल्वाडोर के गैंग जो है, आपने देखा होगा कि कलोराडो जैसे स्टेट के अंदर भी जाके उन्होंने अपने शॉप्स खोल रखी हैं। आपने लिंकन रैली का केस पढ़ा होगा, जो उन्होंने अगले दिन अपनी स्पीच में भी बताया कि 52 दफा वो बंदा अरेस्ट हुआ और फिर उसने उस नर्सिंग स्टूडेंट को रेप करके मर्डर किया। तो दर हकीकत अच्छा, ये इसके अलावा बहुत बड़ा इशू। एक और खबर जो आ रही है कि 43 मुल्कों पर बैन लगने वाला है, पार्शल या मुकम्मल। उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान के बारे में भी इत्तलात हैं और ये कहा जा रहा है कि इंडिया उसमें शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान में जाहिर है कि अमेरिका के लिए मुख्तलिफ नौ जज्बात हैं। क्या पाकिस्तानी जो ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, क्या वो भी मुतासिर होंगे उससे? और खुद पाकिस्तान में अमेरिका के बारे में जो तासुरात है वो किस तरह से तब्दील होंगे इस पॉलिसी के बाद? जाफरी साहब, मैं दो चार चीजें अर्ज करना चाहूंगा कि ये एक खबर है अभी तक, और जो खबर देने वाले हैं वो एंटी डोनाल्ड ट्रंप फार लेफ्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। रॉयटर्स ब्रिटिश की कुछ और खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स की कुछ और खबर है। ये सारे स्पेकुलेशन है। विश लिस्ट हो सकती है कई लोगों की ये, लेकिन अभी तक ना व्हाइट हाउस और ना ही स्टेट डिपार्टमेंट और ना ही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कोई लिस्ट जारी की है। टोटल स्पेकुलेशन है। ये जो बैन लिस्ट है, पहले डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के दौरान कहा जाता था कि मुसलमान कंट्रीज के ऊपर पाबंदियां हैं। हालांकि वो लिस्ट जो थी बराक हुसैन ओबामा साहब की तैयार करदा थी। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब क्लैरिफिकेशन ही देते रहे कि इन कंट्रीज के अंदर पासपोर्ट वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन आज मैं अगर इस लिस्ट को भी देखूं तो भूटान जो है पहली लिस्ट में है। वहां भूटान इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री, लेकिन देखें, पाकिस्तान की एक सियासी प्लस मजहबी पार्टी है, उसकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्रोलिंग की जाए, क्योंकि वो उनकी मर्जी की ना ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। तो दर हकीकत मैं उस वक्त तक इस चीज पे बिलीव नहीं करूंगा जब तक स्टेट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसको क्लैरिफाई ना करें। मैं अब थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा। मार्को रूबियो साहब ने कल क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है अगर स्टूडेंट यहां कोई आता है वीजा लेकर पढ़ने के लिए, और हम अगर उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे ये देखते हैं कि ही इज अ हमास सपोर्टर, तो हम उसका वीजा कैंसिल करेंगे। मैं समझता हूं करना चाहिए। उसकी वजह यह है 12 साल की मेहनत की है बराक हुसैन ओबामा ने। आज अमेरिकन बच्चे भी और स्टूडेंट भी मिलकर अमेरिका के झंडे जला रहे हैं। वो न्यूयॉर्क में जुलूस निकाल के कह रहे हैं वी आर हमास एंड डेथ टू अमेरिका। तो ये चीजें एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और उसको रोकना बहुत जरूरी है। नहीं, मेरा जो सवाल था आपसे कि जो आप कर रहे हैं, जो आपकी पॉलिसी है, पाकिस्तान आपका एक दोस्त मुल्क है, दोनों दावा करते हैं एक दूसरे की दोस्ती का, वहां पर इसका रद्द अमल क्या होगा? और खासतौर पर उस सूरत में अगर इंडिया उसमें शामिल नहीं और पाकिस्तान उसमें शामिल है, उस रद्द अमल के बारे में आप क्या कहेंगे? उसका रद्द अमल ये मैं बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पहले दौर के अंदर भी वीजा पॉलिसीज को सख्त किया गया था, बैकग्राउंड चेक को सख्त किया गया था। अब फिर वही दोबारा होगा और उसको लेफ्ट विंग मीडिया जो है उसका प्रोपेगेंडा करेगा कि पाबंदियां हैं, लेकिन पाबंदियां नहीं है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आज आपके रिलेशनशिप अमेरिका से बहुत बेहतर है। पहले रिलेशनशिप 4 साल काल नहीं गई, आज आपका अमेरिका का हर डिपार्टमेंट आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। तो रिलेशनशिप बहुत बेहतर है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पे के ऊपर पाबंदी लगाने का कोई इरादा है इनका और या होने वाली है। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, कुछ लोगों की विश लिस्ट है, इससे आगे नहीं। अच्छा, अब आते हैं इस दूसरी साइड पर इसके। अमेरिका वर्ल्ड लीडर है और जमहूरी अक़दार का पासदार है, और ये कहा जाता है कि जहां लोगों के साथ जुल्म होता है, ज्यादतियां होती हैं, वो लोग यहाँ पर आकर पनाह लेते हैं। तो जो लोग आते हैं उनमें से बहुत सारे न सिर्फ अपने मुल्कों में हुकूमतों के जबर से घबरा कर आते हैं, बल्कि माशी मुसीबतों से घबरा कर भी यहाँ आते हैं ताकि कुछ माशी आसानी हासिल कर सके। ये इस किस्म की पाबंदियां या लोगों को डिपोर्ट करना, क्या उनके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? अमेरिका तो हुकूक इंसानी का बहुत बड़ा अलमबरदार है। उनके जो हुकूक इंसानी खिलाफ होंगे उनका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मैंने आपको अर्ज की थी कि जाफरी साहब उन पर पाबंदियां लगाने का प्रोग्राम नहीं है, प्रोसेस चेंज किया जाएगा। दूसरा मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आप देखें अमेरिका के अंदर मिसाल मौजूद है। लोग जर्मनी में
ज्यूज आए यहाँ पे पोलिश, आयरिश, सब वो आते रहे माजी के अंदर, आज भी आते हैं, आते रहेंगे। सीरियन रेफ्यूजी यहाँ पे आए, हालांकि मैं समझता हूँ कि क्रॉस अटलांटिक की जरूरत नहीं। चलें सोचा जाए कि अगर मुआशी तौर पर आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो भी यहाँ आता है वो अगर इंटीग्रेट करने की सलाहियत नहीं रखता इस सोसाइटी में, यहां आके वो शरीयत को इन्फोर्स करना चाहता है, जहां से आया है वहां शरीयत ना हो, और यहां पे वो चाहता हो कि मैं शरीयत इन्फोर्स करके अमेरिका का नाम तब्दील कर दूं। आपका क्या ख्याल है, उन लोगों को यहां इनके साथ, अमेरिकन के साथ एडजस्ट होने की जरूरत है या अमेरिकन को उनके साथ एडजस्ट होने की जरूरत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि यूरोप के अंदर देखें। हमारी सोसाइटी वहां पर अभी भी इंटीग्रेट नहीं कर रही है, बल्कि मैंने अगले दिन बड़ी डिटेल इस पे एक स्पीच दी एक जगह बोलने पे, इस्लामोफोबिया पे। उसकी वजह क्या है? आज तक इस्लामिक इमिग्रेशन हमारी जहां जहां हो रही है, या अगर आप मिसाल दे रहे हैं उन चीजों की, तो कितने इंटीग्रेट हुए हैं वहां पे लोग? हमारा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उसमें जिस तरह मैंने आपको कहा, इंसानी हकूक के लिए पाबंदियां नहीं लगेंगी, प्रोसेस चेंज किया जाएगा। जो लोग अमेरिकन पॉलिसीज और अमेरिकन कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे खुद जाती ख्याल में उनको अमेरिका के अंदर नहीं रहना चाहिए। मगर जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जाहिर है कि वो कानूनी तरीक़ेकार से नहीं आ सकते। जो भाग रहे हैं वो ये तो नहीं करेंगे कि पहले जाकर अमेरिकन एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई करें। वो तो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं या अपनी भूख मिटाने के लिए भाग रहे हैं। उनके लिए कोई यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि वो यहाँ आ जाएं, बॉर्डर्स के अंदर आ जाएं, फिर पनाह लें, और उसके बाद उनके वीज़ा सिस्टम को प्रोसेस किया जा सके। इसलिए कि जो भागेगा जुल्म से, वो कोई वीजा लेके तो नहीं भागेगा वहां से। उसके लिए क्या क्या अमेरिका ने बहैसियत वर्ल्ड लीडर इंतजाम किया है? तो उसके लिए वर्ल्ड लीडर का इंतजाम, सबसे पहले वर्ल्ड लीडर को अपनी सेफ्टी का इंतजाम करना चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा फ्यूचर के अंदर। एक इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी अमेरिका की जानो माल की हिफाजत है, बजाय कि वो सारी दुनिया के लिए जो एक ह्यूमन राइट्स के अंदर आके अपने घर को आग लगा ले। मैं नहीं समझता। आप देख लें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अफगानी क्या कर रहे हैं, आपके सामने है। जिस तरीके से पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर वहां पे ये हालात हैं, तो अल्टीमेटली अमेरिका वोंट लाइक टू हैव दोस काइंड ऑफ पीपल जो अमेरिकन पॉलिसी की रिस्पेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। अमेरिकन दूसरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आप ज्यादातर, बल्कि ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए भी, कि हम ज्यादातर मुसलमान लोग जो हैं क्रिश्चियन कंट्रीज में क्यों रहना चाहते हैं? यूरोप की तरफ हम भाग रहे हैं और अमेरिका और कनाडा की तरफ भाग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ भाग रहे हैं। क्या वजह है कि हमें, हमारे इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो हमें मुआशी तौर पर वहां एडजस्ट क्यों नहीं करते? यहाँ पे रेफ्यूजीज जो आते हैं, सीरियन रेफ्यूजीज को चाहिए था कि सऊदी अरेबिया जाते, जॉर्डन जाते, इजिप्ट जाते। क्या वजह है कि हम वहां से सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन अमेरिका और यूरोप को ही क्यों रखते हैं? हालांकि हमें यह पता है दीज आर क्रिश्चियन कंट्रीज, लेकिन हम फिर यहां आके, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम रियासत मदीना की बुनियादें यहां रखें, हम यहां से रेवोल्यूशन लाएं, इंग्लिस्तान का नाम चेंज करके इस्लामिस्तान रखें। ये ख्वाहिशात या तो फिर करनी है तो पाकिस्तानी तो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर रहें, जहां पे 5 वक्त की नमाज है, अजानें हैं। लेकिन और फिर अगर यहां आते हैं, हम इनका नमक खाते हैं, फिर इनके साथ रॉयल्टी नहीं करते, हम बैड माउथिंग करते हैं, हम इनके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। मैं छोटी सी मिसाल जाफरी साहब आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा। हमारी कम्युनिटी की मिसाल ले लें आप। हमारी कम्युनिटी का रिपब्लिकन डेमोक्रेट पार्टी के अंदर कोई सह नहीं है, सवाए इसके कि हमने हर शहर के अंदर 2-2 पाकिस्तानी सियासी और मजहबी पार्टियों की ब्रांचें खोल रखी हैं, और उनके ऊपर हम रोजाना एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। क्या ये सोल्यूशन है? क्या हमारी कम्युनिटी इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन? क्या हम अमेरिका के लिए बेहतरी? क्या आपने कभी किसी पाकिस्तानी को देखा है या किसी मुसलमान को कि फायर डिपार्टमेंट में वॉलंटियर कर रहा हो, किसी हॉस्पिटल की रिसेप्शन पे वॉलंटियर कर रहा हो, कभी अपनी गली की सफाई करता आपको नजर आ रहा हो? कभी ये सारी ये क्वेश्चन मार्क है। मैं तो खुद अभी इन चीजों को लर्न करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम नॉट अ स्कॉलर ऑन दिस थिंग, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट द इमिग्रेशन, एनी काइंड ऑफ इमिग्रेशन हैज प्रोवाइडेड टू द कंट्रीज वेयर दे हैव गॉन। और तीसरी बात ये है कि इस वक्त 11-12 मिलियन लोगों का आना और उनका पता ही ना होना कि वो किस इंटेंशन से आ रहे हैं, उनका इंदराज इस कंट्री के अंदर है या नहीं है। 50-50 दफा क्राइम करते हैं, लिबरल जज उन्हें छोड़ देते हैं, बच्चों को मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं, गैंग्स बना रहे हैं। आप ये सारी चीजें अप्रूव करते हैं? अगर ये आपको एक्सेप्टेबल एज एन अमेरिकन सिटीजन, तो आई थिंक फिर रिपब्लिकन्स को भी मेरे ख्याल में तो मेरी वाकई ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन मैं अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे बिलीव करता हूं।
माई लॉयल्टीज आर विद अमेरिका, माई लॉयल्टीज आर विद अमेरिकन सोसाइटी, क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ अमेरिका। और मैं ओके, इसको एक आई वांट टू सी अमेरिका सेफ। एक आखिरी सवाल, आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में इन पॉलिसीज के सबब नॉन वाइट्स में क्या रिपब्लिकन पार्टी की पॉपुलैरिटी मुतासिर नहीं होगी? देखिए, उसका मैं मिसाल देना चाहूंगा। पॉपुलैरिटी बिल्कुल उनकी मौजूद है। इस वक्त विवेक रामास्वामी इज नॉट वाइट। अगर आप देखें काश पटेल इज नॉट वाइट। अगर आप देखें बॉबी जिंदल इज नॉट वाइट। निकी हेली इज नॉट वाइट। मार्को रूबियो इज नॉट वाइट। आप तुलसी गैबट इज नॉट वाइट। तो ये एक प्रोपोगेंडा है लेफ्ट का। ये बराक हुसैन ओबामा का प्रोपोगेंडा मशीन है। आपको बताती है कि दे आर वाइट सुप्रीमिस्ट। अगर काश पटेल कैन लीड एफबीआई, तो दिस इज माय आंसर। अच्छा, ये जो मार्को रूबियो साहब को फॉरेन मिनिस्टर को इख्तियार दिया गया है कि वो जिसका चाहे ग्रीन कार्ड कैंसिल कर सकते हैं, क्या आइन में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है आपके ख्याल में? बिल्कुल है, मैं बिल्कुल लॉ स्टूडेंट हूं। इसकी गुंजाइश मौजूद है, बल्कि यहां तक नहीं है। अगर आप सर्टन क्राइम्स की हद तक जाएंगे तो आपकी नेशनलिटी रिवोक करने का भी राइट मौजूद है। डिपेंड करता है कि आपने क्राइम किस किस्म का कमिट किया है। अगर आप विदाउट एनी एंटी, प्रोसेस, हाँ प्रोसेस विदाउट एनी लीगल प्रोसेस? नहीं, प्रोसेस प्रोसेस होगा, जजेस ही करेंगे अल्टीमेटली। विदाउट प्रोसेस तो देखें, ग्रीन कार्ड भी नहीं खत्म होता जब तक आपका क्राइम आपके ऊपर अप्रूव नहीं होगा। उस वक्त तक अल्टीमेटली यू वोंट बी डिपोर्टेड। सिर्फ जो इलीगल हैं, जिन्होंने अपने वीजा वायलेशन की है, उनको डिपोर्ट करने, उनका भी उनको बगैर किसी प्रोसेस, क्योंकि दे आर ऑलरेडी कमिटिंग क्राइम। लेकिन क्राइम हैज टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट। साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सामईन और नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे साजिद तारड़ साहब से अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से। उनका कहना था कि सदर ट्रम्प जो इकदाम कर रहे हैं वो अमेरिका को बेहतर बनाने के लिए, फिर से ग्रेट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उनका कहना था कि जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर आकर जराइम करते हैं, अमेरिकन सोसाइटी के लिए ख़तरात पैदा करते हैं, उनको निकालना ज़रूरी है और उनको पाबंदी लगाना उन पर बहुत ज़रूरी है, ताकि अमेरिका और अमेरिका के लोग अपने आप को महफूज महसूस कर सकें। उनका ये भी कहना था कि उनके इल्म में ये बात नहीं है अभी तक कि 43 मुल्कों पर पाबंदी लग रही है और क्या उनमें पाकिस्तान भी शामिल है या नहीं, और इंडिया की क्या पोजीशन है। अब आइंदा आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ये पॉलिसी किस हद तक कामयाब होती है और इसके तहत किन किन ममालिक पर पाबंदियां लगती हैं, या ये इस सिरे से कोई हकीकत ही नहीं है इसमें कि मुल्क पर कोई पाबंदी लगे। अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। हमारे आज के प्रोड्यूसर थे असफर इमाम। खुदा हाफिज।